जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। मैं यानी रुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ फ्री ऑनलाइन कोर्स के तहत ये पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम की जो भी फैक्ट महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित है और पिछले 24 घंटे में जो भी आपके लिए आए हैं नए फैक्ट उनको लेकर के आया हूँ। चलिए आज के सेशन में लाइव जुड़ते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। डेली करंट अफेयर्स 13 फरवरी 2022 और इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ये है विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस, तो विश्व यूनानी दिवस 2022। विश्व यूनानी दिवस ये समझिए कब मनाया जाता है। तो ये तो आपको जो इसमें पिक दी हुई है इसमें साफ है कि विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी 2022 को मनाया गया है। हालांकि ये पिक पुरानी है 2020 की। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान, ये इंपॉर्टेंट है, इसके जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अजमल खान नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। यानी जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके एक कई सारे संस्थापक थे, उनमें से एक थे हकीम अजमल खान। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में एक आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की। यह पहली बार यह दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के द्वारा मनाया गया था। तो ये कहाँ है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे इसी से ही। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि यूनानी पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपलब्ध कराने के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। ये इसको मनाने की मुख्य कारण है। तो इसके बारे में और अन्य फैक्ट के बारे में पता कर लेंगे यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में। तो यह एक तरह की पर्शियन अरबी चिकित्सा है। पर्शियन यानी जो पर्शियन लोग थे, जो ईरानी लोग थे, ठीक है, उन्होंने अरबी लोगों के साथ मिलकर के ये चिकित्सा पद्धति बनाई थी। भारत में इसे अरबों व फारसियों के द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास, यानी मुगल कालीन, उस समय 11वीं शताब्दी में कौन थे भारत में? मुगल। तो मुगल कालीन भारत के दौरान पेश किया गया था। और यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार अपने नाम के अनुसार यूनान से उत्पन्न हुई है। कहाँ से? यूनान से उत्पन्न हुई है। इसकी नींव हिप्पोक्रेटस द्वारा रखी गई थी। इस पद्धति का उपयोग दक्षिण तथा मध्य एशिया में भी किया जाता है यूनानी का। तो यूनानी पद्धति किसने बनाई थी? हिप्पोक्रेटस, यूनानी विद्वान थे, ये लेकर के आए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत में किसके जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। तो हकीम अजमल खान जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया डिग्री के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा पद्धति दिवस था और 11 फरवरी को ही यह है विज्ञान में महिलाओं के व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2015 में पहली बार यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी इसी वजह से है, क्योंकि यूएन द्वारा इसको मान्यता है। ठीक है, जो साइंस के फील्ड में जो महिलाएं एवं बालिकाएं जुड़ी हुई है उनके लिए मनाया जाता है। इसमें दे दिया कि इसके बाद से कब के 2015 में पहली बार मनाया गया था यूएन के द्वारा। उसके बाद से विज्ञान, इंजीनियरिंग, आईटी और गणित जैसे विषयों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व भर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने वाले संगठन इस दिवस के अवसर पर निर्धारित थीम के तहत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में विश्व में महिला अनुसंधानकर्ताओं की संख्या केवल 30% है। पूरे विश्व की बात करेंगे और भारत में तो इसमें लगभग 10% भी नहीं है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये आ गया स्टेम बोलते हैं, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
क्षेत्र में भी महिलाओं की हिस्सेदारी का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है और उसी अनुपात को बढ़ाने के लिए, उसी रेशियो को, ये दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में मनाया गया कांचोट उत्सव, कांचोट फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर में मनाया गया कांचोट फेस्टिवल। हाल ही में भद्रवाहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्राचीन कांचोट उत्सव मनाया। यह उत्सव प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है जी। तो नाग अनुयायियों का मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव देवी पार्वती का विवाह था। यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। 3 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में विवाहित महिलाएं अपने आस पड़ोस थेल यानी परोसा, थेल का मतलब क्या हो गया, परोसा, यानी उसमें कुछ ना कुछ मिठाइया सेवैया कुछ ऐसा होता होगा, थेल यानी सम्मान के रूप में देने जाती है। बदले में उन्हें स्वागन भो यानी पति की लंबी उम्र की कामना का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कांचोट उत्सव के बारे में। इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट है, ये भी जान लो। तो पहला फैक्ट ये है कि यह उत्सव भारी बर्फबारी तथा अत्यधिक शीतलहर की ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इस अवसर पर बर्फबारी को अच्छा शगुन माना जाता है। स्थानीय लोग पारंपरिक वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करते हैं। इस समारोह में हर आयु की विवाहित महिला दुल्हन का वेशभूषा पहनती है। ये जो मैंने आपको ये दिखाया है ये डायग्राम, इसी से आप आइडिया लगा लेंगे। ये कांचोट उत्सव का है। कांचोट उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये प्रश्न बनेगा। ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है। और कौन लोग मनाते हैं, तो जो नाग संस्कृति के लोग हैं, है ना, नाग संस्कृति के लोग इसको जो है ना मनाते हैं। और भद्रवाह ये स्थानीय जनजाति है, ये लोग भी इसको मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया टेक ए ब्रेक फीचर। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया टेक ए ब्रेक फीचर। इसके बारे में देखिए, ब्रेक जरूरी होता है, ब्रेक जरूरी होता है। इंस्टाग्राम द्वारा यूएस, यूके, आयरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च करने के बाद इसे भारत सहित अन्य देशों में भी लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यह लोगों को उनके द्वारा समय बिताने के तरीके के बारे में सूचित निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाएगा। यानी आपकी लाइफ स्टाइल किस तरीके से चल रही है, आपका समय कहाँ ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, किन चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड होता है, तो उसके बारे में आपको बताएगा। एक तरह का क्या है, एक फीचर है जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप, तो उसमें ये फीचर बढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेक ए ब्रेक के बारे में और क्या है। यह फीचर इंस्टाग्राम यूजर्स को तब दिखाई देगा जब उनका अधिक समय स्क्रॉल करने में बीत रहा हो। यानी उस पर अपने मोबाइल पर उंगली चल रही हो, इस तरीके से उन्हें बताएगा कि भाई बहुत देर होगी, आप इसे बंद कर लो। ये बात है। नेक्स्ट है ऐसी स्थिति में इंस्टाग्राम उन्हें ब्रेक लेने के लिए सुझाव देगा। वे भविष्य में ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट कर सकेंगे। यूजर की मदद करने के लिए विशेषज्ञ समर्थित युक्तियां भी दिखाई जाएगी। ये सुनिश्चित करने हेतु कि यूजर्स इस सुविधा के बारे में जानते हैं, उन्हें दिखाई देने वाली सूचनाएं रिमाइंडर के रूप में सुझाव देगी। टेक ए ब्रेक रिमाइंडर समय प्रबंधन टूल की तरह लोगों को इंस्टाग्राम की सूचनाओं को म्यूट करने की क्षमता प्रदान करेगा, ताकि लोग अपने आप को इंस्टाग्राम पर समय बिताने के लिए नियंत्रित कर सके। अर्थात जो लोग लगे रहते हैं उनको कहेगा भैया अब बहुत हो गया, टेक ए ब्रेक। चलिए नेक्स्ट है जी। नेक्स्ट अब इससे संबंधित करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी है, उसके बारे में देखेंगे। जो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि हाल ही में किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को कमीशन किया है। तो साथियों जो परम कंप्यूटर, जो पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, वो क्या था, परम था। तो परम का उन्नत संस्करण है, परम का एडवांस वर्जन है। ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। तो ये आई ये क्या था संस्थान का नाम, IISc। ठीक है जी, IISc। तो हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत परम प्रवेग को कमीशन किया है। कमीशन किया है यानी अपने यहाँ डिप्यूट किया है, ये समझ लेंगे। नेक्स्ट है इससे पहले कौन सा चल रहा था, 2015 में सहस्त्र टी का अधिग्रहण किया था। सहस्त्र जो उस समय का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था,
2015 के समय का। तो सहस्त्र टी का इस्तेमाल IISc ने कोविड-19 और दूसरी संक्रामक बीमारी पर शोध के लिए किया है। इस दिशा में यह शोध परम प्रवेग के साथ जारी रखेगा। पहले यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम प्रवेग है। और वैसे दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो जापान का है, क्या है, फुकाकू। जापान का क्या है, फुकाकू। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सेना को कॉन्कर्स M की आपूर्ति के लिए हाल ही में किसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? भारतीय सेना को कॉन्कर्स M की आपूर्ति के लिए हाल ही में किसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो कॉन्कर्स M है क्या? कॉन्कर्स M, तो कॉन्कर्स M है क्या? तो ये है जी कॉन्कर्स M। तो कॉन्कर्स M है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है कॉन्कर्स M। तो ये अनुबंध क्या है? ये मिसाइल आपूर्ति करेगा भारत, ये मिसाइल कौन देगा? भारत की सेना को, इंडियन आर्मी को देगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। ठीक है जी, BDL ने ये समझौता कर लिया कि भाई हम इस मिसाइल को, इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को आपको तैयार करके आपको देंगे। ठीक है, और ये समझौता हुआ है जी कितने में? ये हुआ है 3131.82 करोड़ इतने रुपए में अनुबंध हुआ है। तो इस अनुबंध के तहत BDL भारतीय सेना को कॉन्कर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति करेगा। इसका विनिर्माण कहाँ? एक लाइसेंस समझौते के तहत रूसी मूल उपकरण निर्माता, एक इसकी कंपनी है रूस की, रशियन कंपनी है OEM, रशियन कंपनी का क्या नाम है? OEM। इसके साथ किसने साझा किया है? OEM के साथ में समझौता है किसका? BDL का। और BDL ने किससे समझौता कर लिया? इंडियन आर्मी से समझौता कर लिया। इस प्रकार से पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है जी वित्तीय साक्षरता सप्ताह, यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक, फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक। देखिए ऐसा है ना, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो जो भारत के आम लोग हैं उनसे उसकी बहुत सारी दूरी है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन RBI के और विभिन्न बैंकों के आम लोग नहीं समझता। उसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एक सप्ताह के रूप में एक आयोजन किया है। किसने? RBI ने। तो प्रश्न यही है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कौन करता है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता है जी RBI। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कौन करता है? RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। दिनांक 14 फरवरी से 18 फरवरी तक। देखिए हर साल फरवरी में मनाता है, लेकिन अलग अलग उसमें मनाता है। ठीक है ना, पिछली साल अलग उसमें मनाया गया था, पिछली साल मनाया गया था 11 से 15 तक, अब की बार मनाया गया 14 से 18 फरवरी तक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस वर्ष का वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। वर्ष 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक पूरे देश में एक विशेष समय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों को प्रचार करने के लिए हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित करता है। ठीक है, इस वर्ष ये जो है ना, इस वर्ष इसकी थीम जरूर याद रखना, इसकी थीम याद रखना, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। ठीक है नहीं, तो कौन मना रहा है? RBI मनाता है। इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, थीम के तहत गो डिजिटल गो सिक्योर। और यह थीम वित्तीय शिक्षा वर्ष 2020 से 2023 के लिए राष्ट्रीय रणनीति के रणनीतिक उद्देश्यों के में से एक के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है जी, जो वित्तीय फाइनेंशियल एजुकेशन है उससे जुड़ी हुई चीज है ये सारी। ये जो थीम है डिजिटल गो सिक्योर थीम। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट देख लो क्या है। नेक्स्ट है ऑपरेशन AAHT। AAHT का मतलब आहट, ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? ऑपरेशन आहट शुरू किया है जी RPF ने, भारतीय रेलवे सुरक्षा। देखिए ये भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF कहाँ? रेलवे की सुरक्षा के लिए। और रेलवे में क्या, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन AHT यानी आहट नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, इस मिशन के तहत सभी लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्गों पर विशेष बलों को तैनात किया जाएगा। यह बल पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी होती है ट्रेनों के द्वारा, उसको रोकने के लिए एक अलग से फोर्स गठित, अलग से टीम गठित की जाएगी RPF के द्वारा, और यह अभियान चलेगा आहट अभियान। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी जॉइंट मैगलन टेलीस्कोप,
GMT परियोजना का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? तो एक इतना बड़ा, बहुत बड़ी टेलीस्कोप बनाने की परियोजना है जिसका नाम है जॉइंट मैगलन टेलीस्कोप, और इसमें कई सारे देश एक साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप बना रहे हैं जो बहुत दूर, करोड़ों, हजारों, करोड़ों मीलों दूर स्थित नक्षत्रों को देख सकते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है जी, अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है इन सब देशों में। और मैं आपको दिखा दूं, ये टेलीस्कोप है जी, ये वाली टेलीस्कोप है, ठीक है, ये कितनी बड़ी बनेगी? ये US एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है जी, US एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ये प्रोग्राम है, और इसका नेतृत्व कर रहा है, इसे जॉइंट मैगलन टेलीस्कोप GMT शामिल है इसमें। और इसमें कौन कौन से देश है ये जरूरी है, GMT में कौन कौन से देश शामिल हैं ये बहुत जरूरी है अपने आप में। तो इसमें देख लेना, इसमें चिली के साथ में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया भी मेजबान देश के रूप में जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण कोरिया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है जी PM डिवाइन स्कीम। PM डिवाइन स्कीम का पूरा नाम क्या है? तो PM डिवाइन स्कीम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत के लिए है, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। वित्त मंत्री ने बताया कि PM डिवाइन को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के माध्यम से, जो एक उत्तर पूर्व राज्यों की एक परिषद बना रखी है, काउंसिल बना रखी है, उसके माध्यम से इसको लागू किया जाएगा, जो उत्तर पूर्व राज्यों की परिषद है, ठीक है। तो इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया गया है। यह आवंटन PM गति शक्ति के भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे में सड़क, परिवहन और नेटवर्क, ये सारी चीजें आ जाती है। सड़क, परिवहन, नेटवर्क, ये बुनियादी ढांचे को, ये बुनियादी ढांचे हैं, इनको मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर इनका विकास, सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए फंडिंग के लिए है। 1500 करोड़ रुपए प्रारंभिक रूप से आवंटन किए गए हैं। इसके बाद में और धनराशि भी जारी की जाएगी PM स्कीम के तहत, PM डिवाइन स्कीम, सॉरी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी 4 फरवरी को। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस देखो ऐसा है, पूरी दुनिया में अलग अलग नस्लों के, अलग अलग धर्मों के और अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं, तो उनमें आपस में भाईचारा, बंधुत्व बढ़ाने के लिए ये दिवस बनाया जाता है UNO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है जी। ये आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये 4 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ने, इसमें है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार देख लो, पहली बार इसका आयोजन किया गया, यानी पिछली साल ही फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2021 में। दिनांक 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया गया था, और 2021 में ही पहली बार इसको मनाया गया, यानी 2022 में क्या है, सेकंड टाइम है, 4 फरवरी को अभी हाल ही में मनाया गया है UNO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, कि हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने राज्य के किस शहर में प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? IT पार्क, प्रौद्योगिकी पार्क यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। तो मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और वहां के क्या नाम, मेघालय में सबसे ज्यादा जिंजर होता है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट वहां पे लगा हुआ है। और मेघालय में क्या है, एक सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है चेरापूंजी मनीषराम। और इसके अलावा बता दीजिएगा नागा, पटकोई, जयंतिया और ये सारी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, ये सारी प्रजातियाँ भी है। इसी प्रकार से वहाँ के जो राज्यपाल है वे क्या है, श्री सत्यपाल मलिक। और इसमें इनके जो मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा, इनके द्वारा IT पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो IT पार्क का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? शिलोंग में, इनकी राजधानी में। नौकरी और रोजगार के अवसरों की तलाश में जो राज्य के जो युवा थे, जो मेघालय वासी थे, जो राज्य छोड़कर चले गए, उनको वापस लाने के लिए इस IT पार्क की स्थापना की गई है। ये
रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने देश विदेश में के विभिन्न हिस्सों में कंपनियों और अन्य देशों की कंपनियों को भी पार्क में अपनी सेवाएं और सुविधाएं प्रारंभ करने के लिए निमंत्रण भेजा है, इनवाइट किया है। ये है जी पूरी बात। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की है। स्वच्छता सारथी फेलोशिप, ये है जी स्वच्छता सारथी फेलोशिप, और इस मिशन का नाम है वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद यानी PM स्टेक के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इसने 9 राष्ट्रीय मिशन घोषित किए थे, तो उसमें से एक मिशन ये है वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो वेस्टेज है उनके लिए उनको जो है इस प्रकार से यूज में लाया जाएगा कि वे वेल्थ हो जाए, एक तरह का धन हो जाए। ठीक है जी, ये समझेंगे। वेस्ट टू यानी वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए एक मिशन है वेस्ट टू वेल्थ, और इसी के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप योजना जो है, तो कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर जो वेस्टेज के माध्यम से कुछ भी अलग अलग चीज़ें, नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें बना रही हैं। तो ये उन्हीं को, ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन है वेस्ट टू वेल्थ। तो इसी प्रकार के जो एक कमेटी है, एक परिषद है, सलाहकार परिषद है, इसका नाम है प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद। उसके 9 राष्ट्रीय मिशन है, 9 राष्ट्रीय मिशनों में से ये एक है। तो वैज्ञानिक और स्थायी रूप से अपशिष्ट प्रबंधन की विशाल चुनौती को निपटने में लगे हुए व्यक्ति को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से ये फेलोशिप तैयार की है। मान लो कि कोई के ऐसा पेटेंट बनाता है, कोई ऐसा स्टार्टअप लेके आता है, ऐसा इनोवेशन लेके आता है कि जिससे हम इस जो वेस्टेज यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका प्रबंधन मैनेजमेंट कर सके, उनको रिन्यूएबल या रीयूजेबल बना सके, तो उसके लिए एक फेलोशिप है। फेलोशिप के तहत उन व्यक्तियों को मान्यता प्रदान की जाएगी, यानी लाइसेंस दिया जाएगा। कुल मिला के बात ये है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये कार्यक्रम है जी युवा सशक्तिकरण है, तो युवा मामले और जो है खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय कौन है जी? अनुराग ठाकुर। पहले कौन थे? किरण रिजिजू थे, अब कौन है? अनुराग ठाकुर। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना का प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना के तहत देश के युवाओं को 1 साल के लिए सैन्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में इस कार्यक्रम पे जो है कितने पैसे खर्च हो गए? 2710.65 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 45वें वित्त आयोग चक्र द्वारा इसको बढ़ा दिया। कब तक इसको बढ़ा दिया? 2021-22 से 2025-26 तक था। जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक इस मिशन को ये बढ़ावा देगी। इसके बाद में फिर से इसको रिव्यू किया जाएगा, अर्थात जो भी सरकार आएगी, कम से कम इस सरकार की तो ये पॉलिसी थी। और ये थी साथियों आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों को भी भेजते रहिएगा इसको। और कम से कम वीडियो को देखते पूरा कंप्लीट करके और इसके नोट्स बनाने के प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में जो ग्रुप में जो भी साथी जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक, PDF लिंक मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ परीक्षा अन्वेषण के साथ। थैंक यू वेरी मच।